गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लासेस में हमने एक कोएक्सियल पोजीशन वाला मैंने आपको डेरिवेशन समझाया था। हो सकता है कि कुछ इसमें टेक्निकल इशू के कारण आपको वो समझ में नहीं आया हो, तो उस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ आप उसको। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना। आपने कोई भी आपको डाउट्स हो तो बाद में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। कोएक्सियल पोजीशन जिसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका होता है, उससे अपन बेसिकली इंटेंसिटी यानी तीव्रता को निकालते हैं। और ये तीव्रता दो पोजीशन यानी दो स्थिति में निकलती है। एक तो इसकी पोजीशन होती है एक्सेल मीन्स अक्षीय स्थिति, और दूसरी इसकी पोजीशन होती है कोएक्सियल यानी निरक्षीय स्थिति। तो कल हमने कोचिंग में एक्सेल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति को हमने कवर कर लिया था। तो आज जो है हम जो निरक्षीय स्थिति वाला जो टॉपिक है, कोएक्सियल वाला जो टॉपिक है, उसको अपन आज कवर करेंगे। तो बेटा ध्यान से आप बोर्ड पे फोकस करना और इसको समझना आपने, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ाना। तो बेटा इस डायग्राम पे आप फोकस करें। हम यहाँ पे दो पॉइंट देख रहे हैं, आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, और ये इसका ओ मिडिल पॉइंट होता है। मिडिल पॉइंट में ओ से ए तक की जो डिस्टेंस होती है वो एल होती है, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस होती है वो भी आपकी एल होती है ना। अगर टोटल लेंथ देखें अपन तो उसकी टोटल लेंथ जो होती है वो 2l होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2l। यानी इस द्विध्रुव की जो प्रभावी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2l। अगर हम एल और एल को प्लस करेंगे तो ये 2l हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखना कि जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर हम रख देते हैं +q चार्ज, और ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे रख देते हैं अपन -q चार्ज। तो ये हमारा जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव बन गया। इस इलेक्ट्रिक डायपोल से अपन इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, बट कौन सी पोजीशन में, तो ये हम फाइंड करेंगे कोएक्सियल पोजीशन में, निरक्षीय स्थिति में हम इसको फाइंड करेंगे। बेटा निरक्षीय स्थिति क्या होती है, तो अगर मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहे हैं, जैसे सपोज दैट हमने इसको ले लिया, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अगर इंटेंसिटी का जो पॉइंट है, तीव्रता का जो बिंदु है, मैं इस लाइन के ऊपर रख दूंगा, जैसे मैंने पॉइंट पी को यहाँ पर रख दिया और इंटेंसिटी को फाइंड कर दिया, तो वो जो आपकी पोजीशन होगी वो आपकी एक्सेल पोजीशन अक्षीय स्थिति। और इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ले लूंगा और यहाँ पर मैं पॉइंट पी को रखकर इंटेंसिटी को फाइंड करूंगा, तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, तो ये पोजीशन हो जाएगी इसकी कोएक्सियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति। तो डायग्राम में देखो बेटा, ये जो आपका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से हमने एक लाइन ले ली और यहाँ पे पॉइंट पी को हमने रख दिया। अब इस पॉइंट पी के ऊपर अपन क्या करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी परिणामी तीव्रता को अपन निकालेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? आगे हम इसको समझते हैं। ये अभी डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, समझाया था आपको हमने। चलिए फोकस करें इसको। अब ये ए और बी इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पॉइंट ओ यानी मिडिल पॉइंट, और यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट पी अपन ले रहे हैं। आप यहाँ पे इमेज करें कि पॉइंट पी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी एकांक धनावेश रखा हुआ है। अगर हम पी को प्लस मान लें तो प्लस प्लस दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन प्रतिकर्षण, और इसकी जो इंटेंसिटी आएगी E1 वो इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये E1 आपका हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस और P यानी प्लस, माइनस प्लस दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन, तो इसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो इसके अट्रैक्टिव होगा, मैंने अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लगेगा तो ये इसको आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी E2 आ जाएगी। तो यहाँ पर दो तरह की इंटेंसिटी आपको मिल रही है। तो एक इंटेंसिटी आपकी E1 हो गई, दूसरी इंटेंसिटी आपकी क्या हो गई, E2 आपकी हो गई। जब एक डायरेक्शन आपकी E1 वाली है और एक डायरेक्शन आपकी E2 वाली है, तो जब भी हम वेक्टर का एक रूल है कि जब भी हम दो डायरेक्शन को कंबाइन करते हैं, तो जब भी दो डायरेक्शन को कंबाइन करेंगे तो हमको एक थर्ड डायरेक्शन मिलती है। तो ये थर्ड डायरेक्शन हमको इस डायरेक्शन में मिलेगी, जिसको हम ई बोलते हैं, जो कि इसकी परिणामी तीव्रता हो गई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने E1 और E2 के दो कंपोनेंट, दो घटक निकाल लिए। तो घटक के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो एक आपका कंपोनेंट होता है वर्टिकल और एक क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल, यानी एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक होता है आपका क्षैतिज घटक, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो E1 का जो एक कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है E1 cos थीटा, दूसरा जो कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, E1 sin थीटा। तो एक घटक आपका E1 sin थीटा होता है और एक क्या होता है आपका E1 cos थीटा। ये हमने इसके घटक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हमने इसके निकाले। अब इसी टाइप से हम E2 के जब घटक निकालेंगे तो E2 के भी दो घटक हो गए, एक हो गया E2 cos थीटा और एक क्या हो गया, E2 sin थीटा। ये हमने इसके कंपोनेंट ले लिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल यानी दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक त्रिभुज आपका ये हो गया AOP, एक ट्रायंगल ये आपका है,
तो इस ट्रेंगल के अंदर हम देखते हैं कि 3 भुजाएं आपकी हो गई। इसमें पी ए क्या है, कर्ण, हाइपोटेनियस जिसको हम बोलते हैं। ओपी क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर। और ओ ए क्या है, इसका आधार यानी हम इसको बोलते हैं बेस। हम ये जानते हैं कि ओपी जो है वो कितना है, आर है। ओ ए जो है वो कितना है, एल है। तो पी ए कितना होगा, इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसको हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हमारा कर्ण है यानी आपका हाइपोटेनस है, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हमने निकाला। सिमिलरली यही ट्रायंगल इधर भी बन रहा है और इसके लिए भी आर और एल सेम है। तो जो पी ए की वैल्यू है वो पी बी की वैल्यू भी सेम आएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा पी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमने पी ए स्क्वायर निकाल लिया और पी बी स्क्वायर निकाल लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पी ए स्क्वायर तो हमारा हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम पी ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसका हम स्क्वायर हटा देंगे, तो पी ए इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में आ जाएगा, है ना। तो ये पी ए स्क्वायर से हमने, ये पी ए स्क्वायर था तो हमने पी ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला देखना है। तो कोएक्सियल पोजीशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि E इज इक्वल टू होता है 2E1 cos थीटा। बेटा ये फार्मूला कैसे आया, इसको जब डिटेल में जब आपके ऑफलाइन क्लास हम लगाएंगे तो हम आपको वहाँ समझा देंगे। बट अभी आप इसका फार्मूला इस तरह से लर्न कर लीजिए कि जो आपका कोएक्सियल पोजीशन है, जो निरक्षीय स्थिति है, उसका जो फार्मूला होता है आपका E इज इक्वल टू क्या होता है, 2E1 cos थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब इसका cos थीटा अपन ले रहे हैं तो इस त्रिभुज से, इस अपन राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू आपका होता है OA अपॉन PA, मीन्स आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया यानी बेस कितना हो गया, OA हो गया, और कर्ण यानी आपका हाइपोटेनस कितना हो गया, PA हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू OA अपॉन में PA। OA की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो OA मीन्स आपका L हो गया, और PA इक्वल टू, तो PA इक्वल टू क्या होता है आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर अपन एक काम में करें कि इसका जो कर्णी चिन्ह है, इसका जो अंडर रूट का साइन है वो हम हटा देंगे तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। तो हमारी cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, तो cos थीटा इक्वल टू L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, इस फार्मूले के अंदर हम E1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो E1 की वैल्यू तो हम फार्मूले से जानते हैं, E इज इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/4πε0 के Q अपॉन PA स्क्वायर। PA स्क्वायर क्यों, क्योंकि E1 जो इंटेंसिटी आ रही है वो प्लस Q चार्ज के कारण आ रही है, और प्लस Q चार्ज जो है वो पॉइंट A पर है। तो हमको डिस्टेंस जो लेना पड़ेगी वो A से P तक की डिस्टेंस लेंगे, तो अपॉन में क्या आएगा आपका PA स्क्वायर, दैट मींस डिस्टेंस स्क्वायर मतलब PA स्क्वायर इनटू क्या आ गया cos थीटा। बट हम जानते हैं कि जो PA स्क्वायर है, ये PA स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, तो PA स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस PA स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो E इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन में 4πε0 के Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया, इंटू क्या लिखा हुआ आपका cos थीटा। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हमने निकाली है, L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये जो cos थीटा की वैल्यू है, ये वैल्यू को हम यहाँ पे अगली स्टेप के अंदर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर आपको ये समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड यहाँ पे है ना, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से ना। देखो ये हमारा फार्मूला आपका हो गया, E इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 4πε0 के Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हमने रख दी थी। अब यहाँ पे cos थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या आ गई आपकी, L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो गई 1/2। इस तरह से हमने ये स्टेप को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम Q लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ 2 लिखा हुआ है, या Q लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है L, 2QL, इनको कंबाइन करके है ना हम इसको एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया 1 अपॉन में 4πε0 के इंटू, इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 2QL। समझ में आपको आ गया कि आपको 2QL, इनको हमने कंबाइन करके लिख दिया। दूसरी बात ये कि एक यहाँ पे रूल आपका लग जाएगा कि यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या है 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती, इसकी पावर को अपन 1 मान लेते हैं। तो इसकी पावर कितनी हो गई 1, इसकी पावर हो गई।
और यहाँ पे पावर हम क्या देख रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 1/2, और दोनों ही सेम टर्म्स है, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और ये भी क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब दो सेम टर्म्स इनटू में होती है तो उसकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। यानी एक नियम आपने पढ़ा होगा, आधार समान हो, संख्या गुणा में हो तो उनकी घातांकी आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे सिमिलर ऐसे होगा कि ये भी दोनों सेम हैं तो इनकी पावरों को हम ऐड करेंगे। जब हम क्या करेंगे, 1 के अंदर 1 + 2 को अपन ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे अपन, यानी हमने 1 + 1/2 इनको जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम 1 में 1 + 2 को जोड़ेंगे तो इसको ऐड करने पर हमको क्या इसका आंसर मिलेगा 3/2। तो इन दोनों को जोड़ के इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 3/2। तो E = 1/4πε0 के इंटू 2QL अपन में इनकी पावरों को ऐड कर देंगे, यानी कि घातांकों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आगे आपको समझना, हमने फार्मूला पढ़ा था कि 2QL = किसके होता है, तो ये इक्वल टू होता है P के। तो यहाँ पे जो 2QL आप लिखा देख रहे हैं उसकी जगह हमने P लिख दिया, समझ में आपको आ गया। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे मीडियम को नहीं लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, हमने जो विद्युत बिंदु को लिया है वो वायवीय निर्वात में लिया है। तो वायवीय निर्वात यानी वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो K = 1 फॉर वैक्यूम और एयर। वायवीय निर्वात के लिए K बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो K की वैल्यू हमने 1 कर दी, तो K की वैल्यू भी हमने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि K = 1 हो गया। ये वाली कंडीशन आपकी आ गई। फिर एक अगली कंडीशन आपकी हो गई, हमको कंपेयर करना है R और L की डिस्टेंस में। तो हम जानते हैं डिस्टेंस L यानी जो L दूरी होती है बहुत छोटी होती है और डिस्टेंस R बहुत ज़्यादा होती है। तो R की तुलना में L बहुत छोटा है, तो हमने कंडीशन लिख दी कि L मोर लेस देन R। अगर L बहुत छोटा है R से तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो L² है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो L² वाली जो टर्म्स है वो हट गई। अगर यहाँ से L² हट जाएगा तो बचेगा क्या आपका R² और पावर कितनी हो गई 3/2। ये 2 से 2 आप जैसे कट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो E = 1/4πε0 P/R3। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका कोएक्सियल पोजीशन वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार देखकर आप समझ सकते हैं, है ना। और कुछ आपके डाउट रहेंगे तो इसकी जो ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो वहाँ आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं।